हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बेसिक फीचर्स के बारे में कि ये संविधान में कहाँ पर है, कौन कौन से आर्टिकल में ये कवर होता है और हमारे क्या क्या 6 जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज का सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कृपया ध्यान से समझिए। अगर चाहिए तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, वो हमारे संविधान के पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में कवर होता है। पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में कवर होता है। यही एक क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान देना है। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एक्चुअली 1215 में इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉर्ज, उन्होंने सबसे पहले कुछ वहाँ के पॉपुलेशन को, वहाँ के कुछ लोगों को उन्होंने कुछ राइट्स दिया था, कुछ अधिकार दिया था, उसको मैग्ना कार्टा बोला गया। तो हमारे यहाँ भी जब जनता को, नागरिक को कुछ अधिकार मिला तो मैग्ना कार्टा वहाँ से कहा गया। ऐसा नहीं है कि संविधान में ही हमारे फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ है और जब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है, ऐसा नहीं है। 1931 में जो कराची सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन भी पास कराया था। और उस सेशन में कराची का जो सेशन हुआ था 1931 में, उसमें जो अपना फंडामेंटल राइट का जो ये अगर देखेंगे सेकंड वाला है, राइट टू फ्रीडम, तो इस टाइप का कुछ था, मिलता जुलता था। वो ऐसा था कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, किसी भी व्यक्ति को इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स और क्रीड, किसी भी व्यक्ति को ये बेसिक फ्रीडम मिलने चाहिए। ये ऑलरेडी हमारा जो रेजोल्यूशन पास हुआ था 1931 का कराची में, वहाँ पे ये डिस्कस हो चुका था। तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट का डिस्कशन पहले भी 1931 में हो चुका था। इसको हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि हम जब संविधान बना रहे थे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे हम लोग। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। तो वहाँ पे बिल ऑफ राइट के नाम से फंडामेंटल राइट्स को जाना था, इसीलिए इसको बिल ऑफ राइट्स से बोलते हैं। तो क्वेश्चन भी आ सकता है छोटे एग्जाम्स में कि बिल ऑफ राइट्स क्या है, मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, और 1931 का सेशन कहाँ हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे और वहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्लियर। अभी हम चलते हैं, हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट्स है जो बेसिक है, इसका डिटेलिंग तो हम बाद में करेंगे। अभी हमको पता होना चाहिए कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ये सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 18 से लेके 32 तक है। तो अभी आप कहोगे कि आपने यहाँ से 12 से 35 किया है, यहाँ 18 से 32 है। यस, तो 12 से 18 भी कुछ ना कुछ है। सॉरी, ये 14 से 32 होगा, तो 12 से 14, 12 और 13 भी है, उसको भी हम कवर करेंगे। क्या क्या है 12 में, क्या क्या 13 में। तो इतना तो आप लोगों को हो गया होगा, मालूम पड़ गया होगा कि 6 हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, एक्चुअली अगर आप फंडामेंटल राइट्स को पूरा पढ़ेंगे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर इस आर्टिकल से लेके अगर आर्टिकल 35 तक आप पढ़ेंगे, कई बार उसमें स्टेट वर्ड आता है। तो आर्टिकल 12 में सबसे पहले उन्होंने स्टेट को डिफाइन ही कर दिया है कि आखिर में हम स्टेट किसको मान रहे हैं। तो आप इसमें देखिए, मोटा मोटे अगर समरी बोले तो यही बोलेगा कि ऑल एजेंसीज इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज। जो सारी एजेंसीज जो लॉज को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में इन्वॉल्व है, वो सारा स्टेट का डेफिनेशन में आते हैं। वो चाहे स्टेट एजेंसीज हो, चाहे सेंट्रल एजेंसीज हो, इवन लोकल अथॉरिटीज़, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हुए या जो भी एजेंसीज लॉ बनाती हैं या उनको इम्प्लीमेंट कराती हैं, वो सब स्टेट कहलाती हैं। इवन स्टैच्यूटरी बॉडी एंड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी इसमें आती हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, अगर उसको हम कोट करें यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट एजेंसीज भी
जो जो प्राइवेट एजेंसीज भी इन लॉ मेकिंग बॉडीज को सपोर्ट करती हैं वो भी स्टेट कहलाती हैं। जैसे आपका पीएसयूज भी है, मतलब आप ये मोटा मोटी कह सकते हो कि एवरीथिंग फ्रॉम पार्लियामेंट टू ग्राम पंचायत और जितने भी पीएसयूज हैं, एलआईसीज हैं, ये सब हमारा स्टेट का पार्ट है। क्लियर? ये आर्टिकल 12 से सवाल घुमा फिरा के किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन में रहता ही है कि स्टेट में क्या आता है। स्टेट की डेफिनेशन ही आर्टिकल 12 में दी गई है। अब अगला आर्टिकल आपका है आर्टिकल 13। व्हाट इज आर्टिकल 13? यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेयर्स ऑल लॉज दैट आर इन कंसिस्टेंट विद और इन द डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्टिकल 13 के पहले हम कुछ आपको और बताना चाहेंगे कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है वो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट में इतने ही राइट हैं जो हमारे संविधान में मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, आगे हम आपको सब डिटेल में बताएंगे वो सब कहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि बियॉन्ड दिस भी कुछ राइट्स हमारे संविधान में है, लेकिन एक फ़र्क है, जो पार्ट 3 में है इसको मैं रब कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। आई थिंक अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी देखिए जो राइट्स हमारा पार्ट 3 में है उसको तो हमने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स है, उसको एफआर भी देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स है, उसको हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जब आपका फंडामेंटल राइट कभी वायलेट होता है ना तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनमें ऐसा नहीं है, ये सब राइट अगर आपका वायलेट होता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगेन रिपीटिंग, जो भी फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, अगर उसका वायलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, वेयरएज अदर केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है, कुछ बदलाव करना चाहती है पार्ट 3 में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या उसको हमारी जुडिशरी नल एंड वाइड कर देगी। इसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है, वेयरएज इन सब में चेंज करने, इन सब राइट्स में चेंज करने का राइट है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, ये तो आपको मोटा मोटी मैंने बता दिया कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस, लेकिन आप थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, अब आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट कभी अमेंड हुआ ही नहीं है, या इसमें कुछ गैप ही नहीं है पार्लियामेंट को कुछ अमेंड करने का, उसका भी है। वो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे समझते जाएंगे। तो आर्टिकल 13 यही बोलता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेट करने के लिए ऐसा कोई भी लॉ बनता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, वो लॉज नल एंड वाइड हो जाएंगे। क्लियर? अब ये तो आपका आर्टिकल 13 हो गया। अब आता है कि कौन कौन से लॉज हैं। लॉज को भी डिफाइन किया गया है, तो उस लॉज में आपका आता है जो भी पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है। दूसरा आपका आता है कि जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा ऑर्डिनेंसेस यूज होते हैं, इशू किए जाते हैं। और एक होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। या एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज का काम है काम को एग्जीक्यूट करना, उसका काम लॉ बनाना नहीं है, लेकिन कभी कभी इनको भी अथॉरिटी होती है कि ये भी लॉ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक जिले में उसको कुछ चीज़ को फॉलो कराने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में कोविड गाइडलाइंस पास हुआ था, कोरोना में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी बाहर मूवमेंट के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने एंड से जो गाइडलाइन देता है, जो लॉज बनाता है, वो सब कहलाता है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मैं छोटा सा एग्जांपल दिया। ऐसे ही अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, अगर वो लॉ बनाती हैं तो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आर्टिकल 13 में सारे लॉज कवर किए जाते हैं। वैसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं वो नल एंड वाइड कर दिए जाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया।
लास्ट में इंट्रोडक्शन में ही एक केस को हम डिस्कस कर लेते हैं, केशवानंद भारती केस। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे।